दोस्तों, मैं अनीता शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी HP पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिटन एग्जाम की। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया हम सेक्शन ले रहे हैं हिंदी सेक्शन। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग के बारे में, दैट इज 0.25। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। अगर 4 क्वेश्चन आपके फुल आपने जो भी पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें से अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है देन आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो बेटा सोच समझ के करना है, कोई तुक्के नहीं लगाने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसलिए हर सब्जेक्ट को डीपली आपने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिंदी को बहुत लाइट लेते हैं कि हम कर ही लेंगे। बेटा ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे आपको बताया 18 मार्क्स की आपको हिंदी आएगी। तो अभी आज हम डिस्कस करते हैं हिंदी में आपने पढ़ना क्या है। तो पढ़ना तो बेटा आपने सारा ही है। हिंदी में मेन फोकस होता है आपका व्याकरण और शब्दावली पर। अब आप बोलेंगे व्याकरण और शब्दावली ये है क्या है, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आपके सारे टॉपिक आते हैं, जैसे वर्ण। वर्ण से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो व्याकरण का टॉपिक है वो आता है वर्ण, सॉरी वर्ण। उसके बाद आपके आ जाते हैं शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मीन्स अभिकारी शब्द जो भी आते हैं, ये सारा आपका व्याकरण में हमने डीपली स्टडी करना है। दूसरी साइड आता है शब्दावली। शब्दावली में आपके आते हैं विलोम शब्द, विलोम शब्द हो गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया, ओके। उसके बाद आपके एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन आप करते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां। और बेटा ये सभी आपको एग्जाम में आता ही आता है, तो आपने इसकी स्टडी साथ साथ में रखनी ही है। लोकोक्तियां आती हैं आपकी। उसके बाद आपका जो मेन चीज आती है शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी बोल देते हैं जिसे, शुद्ध अशुद्ध, कि आपको वहां पे सही वर्ड आपको चूज करना है। तो बेटा एक आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप जो व्याकरण के टॉपिक है ना ये हमने करने ही है। इसके लिए आपको हर जो भी टॉपिक है एक एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। लेकिन शब्दावली के लिए क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं कि आपको सारे शब्द मैं करवाऊंगी। आपने डेली क्या करना है, आपने 10 वर्ड लेने ही है। जैसे विलोम शब्द, 10 विलोम शब्द रोज के पढ़ने ही हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ने हैं, एक वचन बहुवचन पढ़ने हैं, मुहावरे 10 करने हैं, एंड शुद्ध अशुद्ध रोज के नए 10 शब्द सीखने ही सीखने हैं। शब्दावली हमारी साथ साथ चलेगी एंड व्याकरण का हमने एक एक टॉपिक लेना ही है। तो क्योंकि व्याकरण के टॉपिक अगर हम इसी पर चलेंगे और ये छोड़ देंगे तो साथ में हमारी स्टडी नहीं होगी। और आई होप आपको ये समझ आ गया हमने इसमें पढ़ना क्या है। तो जो आपकी 18 मार्क्स की दोस्तों व्याकरण हिंदी आएगी उसमें सिर्फ व्याकरण नहीं आएगी, शब्दावली और व्याकरण हमने दोनों पर ही फोकस करना है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं वर्ण। वर्ण आपने एक ये नहीं सोचना कि एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। बेटा कोई भी टॉपिक है बहुत बड़ा होता है अगर उसको डीपली स्टडी किया जाए। अगर हमने तुक्के ही लगाने हैं तब तो कोई बात नहीं। तो पहला हमारा टॉपिक लेते हैं आज हम वर्ण। और डेली बेटा मैं शब्दावली पर भी फोकस करूंगी, आपको नए नए वर्ड डेली सिखाऊंगी। आपने भी अपनी तरफ से 10-10 वर्ड रोज सीखने हैं। तो पहला वर्ण। वर्ण आप पढ़ते आते हैं, सभी को पता ही होगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई
सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, इकाई या ध्वनि को वर्ण या अक्षर, बेटा इसे अक्षर भी कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन तो आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्ण है क्या। तो वर्ण क्या है? सबसे छोटी भाषा, जैसे हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा में सबसे छोटे अल्फाबेट। आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उसमें पंजाबी सीखते हैं, ऊड़ा एड़ा करते हैं, उर्दू में भी सीखते थे ना, उर्दू में अल्फ बे पे आई थिंक ऐसे था कुछ। तो आपने अभी वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसको और थोड़ी एक्सप्लेन करके लिखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, मतलब उसे आगे हम और नहीं बांट सकते। अब एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, जैसे ई है, ई, ऊ। अब इनको और टुकड़े कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आप शुरू से पढ़ते आए हैं, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? आप सबने पढ़ा है 44 वर्ण, 11 स्वर, 33 व्यंजन। सभी ने यही पढ़े हैं कि 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो ये कितने हो गए हमारे? ये स्वर व्यंजन क्या है, ये सारे हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। अब 11 स्वर, 33 व्यंजन, ये तो 44 वर्ण हो गए। लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको 52 वर्ण। हिंदी भाषा में कुल है 52 वर्ण। आप सोचेंगे मैम ने 52 वर्ण पता नहीं कहां से बता दिए, हमने तो 44 वर्ण ही पढ़े। तो चलिए आज मैं यही बताती हूँ पहले कैसे हमारे 52 वर्ण हुए, फिर स्टेप बाय स्टेप हम स्वर और व्यंजन भी देखेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला में आपको पता ही है 11 स्वर और 33 व्यंजन, आप जो पढ़ते आते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, ये तो हमें पता ही है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन, ओके, स्वर और व्यंजन दो भेद है। आज मैं बात करती हूँ कि जो 52 हुए हैं वो कैसे हुए हैं। मैं 52 आपको पूरे करके दूंगी वर्ण 52। अब सबसे पहले देखिए स्वर। स्वर कौन कौन से हैं ये कल बताऊंगी आपको। स्वर हमारे हैं 11 स्वर जो हमने पढ़े हैं। 11 स्वर वो 11 ही हैं, स्वर 11 हैं। हाँ बेटा, एक जो और क्वेश्चन, 11 स्वर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी भाषा में मात्राएं कितनी है, तो हम क्या करते हैं कि 11 स्वर है तो उन्हीं को हम मात्राएं गिन लेते हैं। नो, तो 11 स्वर हैं, जो मात्राएं हैं वो 10 है। मात्राएं कितनी होगी? 10। क्योंकि हम अभी बता ही देती हूँ स्वर कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये 11 स्वर हो गए। तो मात्राएं अगर, क्योंकि इस अ की मात्रा नहीं होती है, आ की जो मात्रा है वो हमको पता, हम ऐसे लगाते हैं, ये आ की मात्रा। तो छोटे अ की, जिसको छोटा अ बोलते हैं, इसकी मात्रा नहीं होती है। ओके, तो हमें हो गए 11 स्वर। इसके बाद स्पर्श व्यंजन। ये व्यंजन हम कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन। ये मैं आपको कल बताऊंगी सारे कौन कौन से हमारे व्यंजन है, क्या है। स्पर्श व्यंजन बेटा ये होते हैं 25। क से लेके म तक, क से म तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। स्पर्श मतलब छूना, जब हमारा मुख का भाग किसी भी वर्ण को छूता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है बीच वाला। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है हमारे 4। ये कौन से हैं? य, र, ल,
और व। इनको क्यों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ये भी आपको हम जब व्यंजन डिस्कस करेंगे उस टाइम बताऊंगी। अभी मैं आपको पूरा चार्ट बता रही हूँ कि 52 जो हमारे वर्ण है वो कैसे बने हैं। उसके बाद है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का वैसे मतलब होता है गर्म। ऊष्म व्यंजन, अब सर्दी का मौसम है तो गर्मी तो सबको चाहिए ही। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4, वो कौन से हैं? श, श, स और ह। ये भी 4 हो गए। ठीक है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अब 2 है हमारे अयोगवा। ये अयोगवा बेटा आप सोचोगे ये क्या है? अयोगवा के बारे में आपको एक चीज बताती हूँ। अयोगवा, अयोगवा किसे कहते हैं? विसर्ग। अयोगवा कहते हैं हम विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार ऐसे चंद्रमा बना होता है, उसके बीच में बिंदी होती है ना, अनुस्वार। ये सिर्फ बिंदी होगी, जो ऐसे लाइन लगी बिंदी। अब चंद्रमा बनकर अगर बिंदी लगी है उसे बोलते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक नहीं लेना आपने, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग का निशान होता है किसी वर्ड के पीछे आपने लिखा होगा कि 2 बिंदु लगे होते हैं, जैसे इसको क्या बोलते थे? अनुस्वार। और ये क्या हो गया हमारा? विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार को अयोगवा कहते हैं। ये बेटा बात माइंड में रख लो अच्छे से। इस बार हिंदी ओलंपियाड आया था 9th-10th क्लासेस में, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोगवा किसे कहते हैं। वहां ऑप्शन में था अनुनासिक को, विसर्ग को, अनुस्वार को। तो आपने क्या याद रखना है कि अनुस्वार और जो विसर्ग है उसे कहा जाता है अयोगवा। ओके। नेक्स्ट है आपका, ये कितने हो गए अभी? देखिए 11, 25 कितने बन गए आपके? 20 और 30 36, 36 4 40, 40 4 44, और ये कितने बन गए? 44 और 2 46, 46 बन गए। अब उसके बाद है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जो वर्ड है जो वो मिलकर बनता है सम प्लस युक्त, मतलब 2 को मिलाकर। सम मतलब मिलाना। तो संयुक्त व्यंजन मतलब उसमें 2 व्यंजनों को मिलाकर बनेंगे। जब वर्ण करेंगे ना हम, ये स्वर करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि इनके खंड भी कैसे होते हैं। लेकिन अब है ये संयुक्त व्यंजन का मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन होंगे। ये भी 4 होते हैं बेटा, कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र। ये आपके 4 4 आपके कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये काउंट कर लो, ये बन गया आपके 50, लेकिन मैंने तो 52 बताए हैं। अब 2 बची हैं हमारी उत्क्षिप्त ध्वनियां। उत्क्षिप्त ध्वनियां, इसे ध्वविगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ध्वविगुण व्यंजन, इसको ध्वविगुण व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि ये 2 तरह से यूज होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना क, ख, ग, घ, ढ, ढ, जो ये होती है उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ। देखिए ड और ढ, ये कौन से हमारे उत्क्षिप्त ध्वनियां या द्विगुण व्यंजन। अब आप सभी टोटल करिए कितने बन गए? देखिए 11 हमारे स्वर, 11 स्वर और 25 स्पर्श व्यंजन, ये बन गए 36। 36 अंतस्थ व्यंजन 4, 40 ऊष्म व्यंजन 4, 44 हो गए। अयोग वहा 2, 46 संयुक्त व्यंजन 4 आपके बन गए 50 एंड द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त ध्वनियां 2, 52। तो मित्रों इस तरह से हमारे बन गए ये जो व्यंजन वर्ण है 52 वर्ण बने हैं जो आज तक हम 44 करते आए हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? तो 52 वर्ण है, जिसमें से 11 हमारे स्वर हैं, स्पर्श व्यंजन 25 है। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन आपने याद रखने हैं 25 क से म तक, अंतस्थ व्यंजन 4 य र ल व, ऊष्म व्यंजन भी 4 है श श स ह, अयोग वह
अयोग वा किसे कहेंगे? विसर्ग और अनुस्वार को, ये भूलना नहीं है। विसर्ग का निशान ऊपर बिंदी लगी होती है, इस लाइन को, जो ये लाइन है बच्चे, इसको भी कुछ बोलते हैं, इसे बोलते हैं शिरोरेखा। शिर मतलब ऊपर, रेखा मतलब लाइन, और ये क्या है? विसर्ग। तो ये विसर्ग और अयोगवाह को क्या बोलते हैं? अयोगवाह, सॉरी, विसर्ग और अनुस्वार को बोलते हैं अयोगवाह। संयुक्त व्यंजन 4 आगे आपके, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, उत्क्षिप्त ध्वनियां 2। तो इस तरह से ये 52 बन गए। तो आई होप आपको वर्ण समझ आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्वर डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट कौन से हैं, स्वर को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो पता है मैंने क्या बोलना है। मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो जो भी नई वीडियो आती है आप सभी तक पहुंच जाए। थैंक यू, बाय बाय।